Welcome to the General Critical Thing. Today our topic of discussion will be the urinary system of humans. लास्ट टॉपिक में हमने स्टडी किया था कि किस तरीके से ह्यूमन बॉडी इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करती है बाय द प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस और किस तरीके से स्किन हेल्प कर रही थी, इसी तरीके से लंग्स और किडनीज। तो किडनीज किस तरीके से हेल्प आउट करते हैं आज हम इस लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस इज आल्सो कॉल्ड द यूरिनरी सिस्टम। यानी ये दो नाम हैं, आप इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कह सकते हैं क्योंकि ये एक्सक्रीट कर रहा है, और यूरिनरी सिस्टम भी कह सकते हैं क्योंकि ये यूरिन को बना रहा है। इट इज़ फॉर्म ऑफ वन पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो ये टोटल जिस तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम कुछ ऑर्गन्स पे कंसिस्ट कर रहा था, इसी तरीके से जो आपका यूरिनरी सिस्टम है वो भी डिफरेंट ऑर्गन से मिल के एक पूरा यूरिनरी सिस्टम बना रहा है। तो जिसमें किडनीज आती हैं, फिर ये यूरेटर्स हैं, और देन यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा। सो किडनी फिल्टर्स द ब्लड टू प्रोड्यूस द यूरिन एंड यूरेटर कैरी द यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। तो इसमें जो फर्स्ट ऑर्गन है किडनी, उसका क्या काम है, वो बेसिकली क्या काम करता है कि ब्लड को फिल्टर कर रहा है और उसमें से जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको कलेक्ट कर रहा है और देन उसको यूरेटर में सेंड कर रहा है। यूरेटर बेसिकली एक ट्यूब है जो कैरी करती है जो भी फिल्ट्रेट होता है, जो भी एक्सट्रैक्ट होता है, जो भी सिक्रीशन मटेरियल होता है, तो वो सारा कलेक्ट करके यूरिनरी ब्लैडर तक ट्रांसपोर्ट करना इस यूरेटर का काम है। एंड द ब्लैडर टेम्परेली स्टोर द यूरिन अंटिल इट रिलीज फ्रॉम द बॉडी। और ब्लैडर वो स्टोरेज बैग है यूरिन के लिए जहाँ पे एक्सक्रीशन से पहले यूरिन एक्सक्रीट होता है, जहाँ से यूरिन एक्सक्रीट होने से पहले स्टोर होता है। तो urethra is the tube that carries urine from the urinary bladder to the outside of the body, and last part of the urinary system is urethra. urethra क्या करता है, urinary bladder से यूरिन को लेगा और देन इजेक्ट करेगा फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो किडनी का स्ट्रक्चर क्या है और किडनी होते कहाँ पे हैं। द किडनीज आर डार्क रेड बीन शेप्ड ऑर्गन्स। तो डार्क रेड इनका कलर होता है और बीन शेप इनकी शेप होती है। ईच किडनी इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड एंड 4 सेंटीमीटर थिक। यानी 10 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होगी, 5 सेंटीमीटर ये वाइड होंगे और 4 सेंटीमीटर ये थिकनेस इनकी होगी। सो एंड द वेट अबाउट 120 ग्राम ऑफ ईच किडनी, यानी एक किडनी का जो वेट है वो कितना होगा, 120 ग्राम। दे आर प्लेस्ड अगेंस्ट द बैक वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। तो ये बेसिकली ये जो डायफ्राम से नीचे नीचे होती है ये सारी एब्डोमिनल कैविटी है, और इसकी बैक साइड पे, मतलब ये फ्रंट साइड पे नहीं बैक साइड पे प्रेजेंट होती हैं। तो वन ऑफ द आइदर साइड ऑफ वर्टिबल कॉलम। तो वर्टिबल कॉलम के दोनों तरफ पोस्टीरियर यानी बैक साइड पे प्रेजेंट होते हैं। दे आर प्रोटेक्टेड बाय लास्ट 2 रिब्स। तो जो लास्ट 2 रिब्स होती हैं वो बेसिकली इनको प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। द लेफ्ट किडनी इज अ लिटिल हायर देन द राइट वन। तो जो लेफ्ट किडनी है वो लिटिल हायर यानी थोड़ा सा ऊपर होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट किडनी। उसकी बहुत सारी रीजंस है, एनाटॉमिकल रीजंस है। देन नेक्स्ट, शेप ऑफ किडनी। द कनकेव साइड ऑफ किडनी फेसेस द वर्टिबल कॉलम। तो जो कनकेव साइड होगी यानी जो इंटरनल साइड होगी ये क्या फेस करेगी, वर्टिबल कॉलम को। एंड देयर इज अ डिप्रेशन कॉल्ड हाइलस नियर द सेंटर ऑफ द कनकेव एरिया ऑफ द किडनी। तो एक डिप्रेशन होता है, ये जो डिप्रेशन है सेंटर ऑफ किडनी, इस डिप्रेशन को बेसिकली हम क्या कह रहे होते हैं, हाइलस। दिस इज द एरिया ऑफ किडनी थ्रू विच यूरेटर लीव्स द किडनी एंड अदर स्ट्रक्चर्स इंक्लूड ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व्स एंटर द एंड लीव द किडनी। तो ये ही वो एरिया है जहां से यूरेटर भी लीव कर रही है, रीनल आर्टरी, रीनल वेन ये भी एंटर हो रही है, और देन ये और साथ ही साथ नर्व वगैरह और लिम्फेटिक वेसल्स भी इसी एरिया से ही एंटर होती हैं। सो द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द किडनी शोज 2 रीजन। अगर हम इसको लॉन्गिट्यूडनली देखें तो 2 सेक्शंस हमें मिलेंगे। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट में हम देख लेते हैं 2 सेक्शंस हमें कौन से मिलेंगे। एक होता है रीनल कॉर्टेक्स, एक होता है रीनल मेडुला। सो रीनल कॉर्टेक्स इज द आउटर पार्ट ऑफ द किडनी एंड इज डार्क रेड ब्राउन इन कलर। तो ये बेसिकली ये कट किया हुआ है इन्होंने। तो ये जो आउटर रीजन है ये जो आपको नजर आ रहा है जो डार्क रेड कलर का है, इसको हम क्या कहते हैं, रीनल कॉर्टेक्स यानी बाहर का रीजन। और सेकंड वन इज रीनल मेड्यूला, इज द इनर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इज पेल रेड इन कलर। सो
जो इंटरनल पार्ट है वो क्या है, पेल रेड यानी लाइट रेड भी आप कह सकते हैं। तो लाइट रेड या पेल रेड कलर होता है और वो इंटरनल पार्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रीनल मेड्यूला। सो रीनल मेड्यूला कंसिस्ट ऑफ सेवरल कोन शेप्ड एरियाज कॉल्ड रीनल पायरामिड्स। तो ये हैं रीनल पायरामिड्स, ये जो आपको कोन शेप्ड के नजर आ रहे हैं ये रीनल मेड्यूला के अंदर होंगे। रीनल पायरामिड्स प्रोजेक्ट इनटू अ फनल शेप कैविटी कॉल्ड रीनल पेल्विस। तो ये जो सारे रीनल पायरामिड्स हैं ये एक ट्यूब की तरफ कलेक्ट होते हैं जिसको फनल शेप कैविटी या रीनल पेल्विस कहते हैं ये। एंड विच इज द बेस ऑफ यूरेटर, और ये बेस ऑफ यूरेटर है, यानी यहाँ से यूरेटर स्टार्ट हो रहा है और देन यूरिनरी ब्लैडर तक जाएगा। और यही रीनल पायरामिड्स होते हैं जहाँ से यूरिन बनना स्टार्ट होता है एंड देन फिर रीनल पेल्विस और यूरेटर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब नेफ्रॉन क्या है, द बेसिक यूनिट ऑफ किडनी, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी या बेसिक यूनिट ऑफ किडनी को हम नेफ्रॉन कहते हैं। यानी जो इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहा है ना नेफ्रॉन, वही किडनी का काम है। देयर आर ओवर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी। एक किडनी जो आपको ये नज़र आ रही है इसमें 1 मिलियन के करीब नेफ्रॉन्स हैं। सो देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, रीनल कॉर्पसल एंड रीनल ट्यूब्यूल। यानी 2 पार्ट हैं इसके, रीनल कॉर्पसल वाला और रीनल ट्यूब्यूल वाला। वन बाय वन हम इसको देखेंगे। अब ये देखिए ये किडनी थी, थोड़ी बिगर पिक्चर की तरफ आते हैं। ये किडनी है, ये पायरामिड है, और ये पायरामिड की ये जो जहाँ पे आपको डॉट 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 डॉट, ये सारे के सारे क्या हैं, नेफ्रॉन है। इंडिविजुअल नेफ्रॉन क्या करता है, फिल्टर करता है और देन वो एक जो बड़ी फॉर्म है इसकी उसको हम क्या कहते हैं, रीनल पायरामिड। सो फर्स्ट पार्ट क्या था, रीनल कॉर्पसल इज नॉट द ट्यूब्यूलर एंड हैज 2 पार्ट। अब रीनल कॉर्पसल भी फर्स्ट पार्ट जो था उसकी भी आगे फर्दर 2 पार्ट्स हैं, एक है ग्लोमेरुलस और एक है बोमेन कैप्सूल। ये है, ये ग्लोमेरुलस और ये है बोमेन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस is a network of capillaries while Bowman capsule is a curve-shaped structure that encloses the glomerulus। अब ग्लोमेरुलस क्या है, बेसिकली ग्लोमेरुलस ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, ये जो इनसाइड पे आपको राइट रेड कलर की नजर आ रही है, तो ये ग्लोमेरुलस है। और बोमेन कैप्सूल क्या है, ये जो इसको कवरिंग दे रहा है, सी शेप या कप शेप जो स्ट्रक्चर है, ये इसको जो कवरिंग दे रहा है ये क्या है, बोमेन कैप्सूल। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया रीनल कॉर्पसल, इसके अंदर कोई ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर या ट्यूब्स नहीं है। सेकंड, द रीनल ट्यूब्यूलर इज द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन व्हिच स्टार्ट आफ्टर द बोमेन कैप्सूल। अब यहाँ से आगे आगे जितना भी पार्ट होगा ये सारा का सारा क्या है, रीनल ट्यूब्यूल। इट इज द फर्स्ट पोर्शन इज कॉल्ड द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये जो फर्स्ट पोर्शन है राइट आफ्टर द बोमेन कैप्सूल, इसको हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहेंगे। एंड देन नेक्स्ट पोर्शन इज यू शेप एंड इज कॉल्ड लूप ऑफ हैंडले। तो ये कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो गया। ये जो यू शेप का स्ट्रक्चर है ये टोटल, इसको लूप ऑफ हैंडले कहेंगे। और जो थर्ड और द लास्ट पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल्स का, वो क्या है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। यानी ये जो पार्ट आ गया ये क्या आ गया, रीनल डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। Distal convoluted tubules of many nephrons, one of a single collecting duct। तो अब ये डिफरेंट, ये वाली कलेक्टिंग डक्ट है। अब ये जो पोर्शन है ये डिफरेंट नेफ्रॉन से आ रहा है, यहाँ पे जो भी फिल्ट्रेट होगा ये एक नेफ्रॉन का, यहाँ से दूसरे का आएगा, यहाँ से तीसरे का आएगा, यहाँ से चौथे का, फिर इसी तरीके से ये एक मेन डक्ट है और ये करते करते देन यूरेटर तक यूरिन शिफ्ट हो जाएगा। Many collecting ducts join together to form several hundred papillary ducts which drain into the renal pelvis। तो papillary ducts ये वाली जो एक डक्ट है, इस तरह की डिफरेंट डक्ट्स होती हैं जो मिल के papillary ducts बनाती हैं और देन वो renal pelvis में ड्रेन करती हैं जो भी यूरिन उन्होंने बनाया होता है। Functioning of kidney, the main function of kidney is urine formation which takes place in 3 steps। यानी किडनी का फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन क्या है कि ब्लड को फिल्टर करेगा, यानी ब्लड में से जितना भी वेस्ट मटेरियल होगा वो निकालेगा और उसका यूरिन बना देगा। द फर्स्ट स्टेप इज प्रेशर फिल्ट्रेशन। तो पहला स्टेप क्या होगा कि प्रेशर फिल्ट्रेशन। व्हेन द ब्लड एंटर्स द किडनी वाया द रीनल आर्टरी, सो रीनल आर्टरी के थ्रू ये एंटर हो रहा है ब्लड, यहाँ पे गोज टू मेनी आर्ट्रियोल्स, तो ये डिफरेंट आर्ट्रियोल्स में आगे कन्वर्ट हो गया, एंड देन टू द ग्लोमेरुलस। और ये जो आपको एक स्ट्रक्चर बताया था कि ये ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर है। द प्रेशर ऑफ द ब्लड इज वेरी हाई एंड सो मोस्ट ऑफ द वाटर, salt, glucose and urea of blood is forced out of the glomerulus capillaries।
तो यहाँ पे जब ब्लड इंटर होता है तो उसका प्रेशर इतना हाई होता है यहाँ पे कि जो वाटर, साल्ट, ग्लूकोज, यूरिया या जो भी वेस्टफुल प्रोडक्ट्स हैं वो क्या होते हैं, वो इस ग्लोमेरुलस कैपिलरी से फोर्सफुली निकल आते हैं और देन वो आगे बोमेन कैप्सूल और देन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में चले जाते हैं। द मटेरियल पासेज इनटू द बोमेन कैप्सूल एंड देन इज कॉल्ड नाउ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो अब जब यहाँ से वो वेस्टफुल प्रोडक्ट निकल आई तो अब इसको हम क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, यानी ग्लोमेरुलस से फिल्टर हो के आने वाला फिल्ट्रेट। सो सेकेंड स्टेप है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, यानी जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स थी वो बाय फोर्सफुली निकल आई, ग्लोमेरुलस से निकल आई और बोमेन कैप्सूल में एज अ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है। अब नेक्स्ट क्या होगा कि द सेकंड स्टेप इज सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। इन दिस स्टेप अबाउट 99% ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड कैपिलरीज सराउंडिंग द रीनल ट्यूब्यूल। अभी आप ये देख सकते हैं कि ये जो कैपिलरीज हैं ये इसको क्या किया हुआ है, इन्होंने सराउंड किया हुआ है। तो ये अब क्या काम करेंगी, ये कैपिलरीज बेसिकली जिस तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन को एल्वियोलाई से ले रही थी, इसी तरीके से ये कैपिलरीज यहाँ से सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का काम करेंगे और 99% ऑफ फिल्ट्रेट, यानी वो फिल्ट्रेट जो बोमेन कैप्सूल में आया था बाय पासिंग थ्रू ग्लोमेरुलस कैपिलरीज, वो फिल्ट्रेट अब क्या होगा, दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, इन कैपिलरीज के अंदर वापस चला जाएगा। इट अकर्स थ्रू ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कुछ ऐसे मटेरियल होंगे जो डिफ्यूज हो जाएंगे, कुछ ऑस्मोसिस के थ्रू और कुछ एक्टिवली क्या होंगे, रीअब्जॉर्ब होंगे। सम वाटर एंड मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज इज रीअब्जॉर्ब फ्रॉम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो कुछ वाटर, कुछ ग्लूकोज यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो हैं वहाँ से क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। हेयर साल्ट्स आर रीअब्जॉर्ब बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड देन वाटर द फॉलोज बाय ऑस्मोसिस। तो इसके बाद क्या होगा कि जो साल्ट्स होंगे वो एक्टिवली ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो जैसे ब्लड की इन कैपिलरीज के अंदर साल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू कैपिलरीज के अंदर रीअब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन थ्रू विच 99% ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब्ड. So then the descending limb of loop Henle allows the reabsorption of water, while the descending limb of loop of Henle allow the reabsorption of salt. तो जो लूप ऑफ हैनले था यानी ये यू शेप थी, ये क्या करती है, ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन, यानी वही जो मैंने आपको बताया कि साल्ट्स पे ले जाएंगे तो फिर देन वाटर भी, और जो असेंडिंग लिम्ब है ये ऊपर वाला जो लिम्ब जा रहा है ये क्या अलाउ करेगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट। तो यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट दोबारा होगी। द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स अगेन अलाउज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इनटू द ब्लड। तो यहाँ पे असेंडिंग लूप ऑफ हैनले में अगेन साल्ट की रीअब्जॉर्प्शन हुई, तो देन जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है, ये वाले ट्यूब्यूल्स, इनके अंदर अगेन वही प्रोसेस होगा और दोबारा वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। द थर्ड स्टेप इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब थर्ड स्टेप क्या आएगा, ट्यूबुलर सिक्रीशन। डिफरेंट आइंस क्रेटिनिन, यूरिया etc आर सिक्रेटेड फ्रॉम ब्लड इनटू द फिल्ट्रेट इन रीनल ट्यूब्यूल। तो ये जो ट्यूब्यूल थी, अभी तो हमने सेकंड स्टेप क्या था, एब्जॉर्प्शन का, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का, कि कैपिलरीज रीअब्जॉर्ब करेंगी वाटर को, साल्ट्स को और डिफरेंट मटेरियल्स को। लेकिन अब जो सिक्रीशन का क्या है कि जो वेस्टफुल आइंस हैं या वेस्टफुल प्रोडक्ट्स हैं लाइक क्रेटिनिन, यूरिया, उसको एक्टिवली क्या करेंगे, सिक्रीट करेंगे, किसके अंदर, इन ट्यूब्स के अंदर, ताकि वो भी फिल्ट्रेट में शामिल हो जाए या यूरिन में शामिल हो जाए और वो द फॉर्म ऑफ यूरिन एक्सक्रीट हो जाए। दिस इज डन टू मेंटेन द ब्लड एट अ नॉर्मल पीएच। तो ये जो एक्सक्रीशन है, जो सिक्रीशन है डिफरेंट आइंस या क्रेटिनिन या यूरिया की, ये इसलिए की जाती है ताकि जो ब्लड का पीएच है जो कि नॉर्मल 7.34 होता है, तो उसको मेंटेन किया जाए। सो नेक्स्ट इज, अब 3 स्टेप हमने पढ़ लिए किस तरीके से नेफ्रॉन ब्लड को फिल्टर करता है और यूरिन बनाता है। ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी क्या है? ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन इज डिफाइंड एज द रेगुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, साल्ट्स एंड अदर फ्लूइड्स इन द बॉडी। सो ऑस्मो मोस्ट ऑफन इसको वाटर ही कंसिडर किया जाता है। तो वाटर एंड साल्ट्स की कंसंट्रेशन को
मेंटेन करने के अमल को हम ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन कहेंगे. सो किडनीज प्ले इंपॉर्टेंट रोल बाय regulating water contents of fluid. It is an important process. Excessive loss of water concentrates the body fluid, whereas the excessive intake of water dilutes them. तो जब पानी ज़्यादा इंटेक किया जाएगा, वाटर ज़्यादा इंटेक होगा, तो जाहिर सी बात है कि फ्लूइड्स डाइल्यूट हो जाएंगे. और इसी तरीके से अगर एक्सेसिव लॉस होगा, वाटर ज़्यादा लॉस होगा, तो जो बॉडी फ्लूइड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कंसनट्रेट हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे. अब इस दोनों प्रोसेसेस का यानी एक्सेसिव लॉस और एक्सेसिव इनटेक, इन दोनों का जो असर है वो यूरिन पे किस तरह पड़ेगा. अब एक होता है हाइपोटोनिक यूरिन और एक होता है हाइपरटोनिक यूरिन. जो हाइपोटोनिक यूरिन है वो क्या है, व्हेन देयर इज एक्सेसिव वाटर इन बॉडी फ्लूइड, किडनीज फॉर्म द डाइल्यूट यूरिन. For this purpose, kidney filters more water from the glomerular capillaries into the Bowman capsule. तो अब होता क्या है कि in case a person having a excessive water intake या body fluids, तो internal इन्वायरमेंट को तो मेंटेन करना है. अब एक्सेसिव वाटर इनटेक तो हो गया, लेकिन अब उस एक्सेसिव वाटर को बॉडी के अंदर तो नहीं रख सकते. अगर बॉडी के अंदर वो एक्सेसिव वाटर रह गया तो वो एडिमा कॉज करेगा, यानी स्वेलिंग ऑफ बॉडी कॉज करेगा. तो उसको क्या करना है, एक्सक्रीट करना है बॉडी से. तो अब जब वाटर ज़्यादा एक्सक्रीट होगा तो उसने क्या करना है, यूरिन को डाइल्यूट कर देना है. सिमिलरली लेस वाटर इज रीएब्सॉर्ब एंड अबंडेंट डाइल्यूट यूरिन इज प्रोड्यूस. तो जो वाटर रीएब्जॉर्प्शन का अमल था, जो सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन थी, उसको कम कर दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी के अंदर वाटर बहुत ज़्यादा है. तो वाटर को हम कम रीअब्जॉर्ब करवाएगा नेफ्रॉन, और देन यूरिन जो बनेगा वो डाइल्यूट होगा, यानी उसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी. इट ब्रिंग्स डाउन द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स टू द नॉर्मल. तो जैसा मैंने पहले बात की कि अगर एक्सेसिव वाटर इनटेक होगा तो इट्स मीन कि वाटर ज़्यादा इनटेक हो गया, अब इसको मेंटेन करना है. तो डाइल्यूट यूरिन बनेगा तो वाटर की या जो फ्लूइड की कंसंट्रेशन होगी बॉडी में वो क्या हो जाएगी, दोबारा नॉर्मल पे आ जाएगी. तो इस तरीके से ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन परफॉर्म करेगा. साथ में ये कलर ग्राफ दिया गया है कि यूरिन का जो कलर है 1 and 2 इज गुड. अगर यूरिन का कलर इस तरीके से लाइट येलो 1 या 2 में आ रहा है तो इट्स मीन के गुड, आपकी जो वाटर कंसंट्रेशन है बॉडी के अंदर वो अच्छी है. 3 and 4 fair and dehydrated. 3 is fair means okay, but if 4 and 5, अगर यूरिन का कलर 4 and 5 के कलर, अगर यूरिन का कलर 4 या 5 के कलर जितना है तो इट्स मीन कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है, मीन्स कि ये आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा येल्विश होता जा रहा है. और अगर बहुत ज़्यादा येल्विश हो जाए और करते करते वो ब्राउनिश हो जाए तो इट्स मीन कि योर बॉडी इज़ फेसिंग अ सीवियरली डिहाइड्रेशन. आपकी बॉडी को पानी की बहुत सख्त ज़रूरत है. एंड देन हाइपरटोनिक यूरिन. हाइपरटोनिक यूरिन क्या है, व्हेन देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन बॉडी फ्लूइड. जब बॉडी में फ्लूइड की या वाटर इनटेक की शॉर्टेज हो जाती है तो किडनी क्या करती है, फिल्टर लेस वाटर फ्रॉम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज एंड द रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज इंक्रीज. तो क्या होगा कि किडनीज वाटर को लेस फिल्टर करेंगी, कम फिल्टर करेंगी, और जो रीअब्जॉर्प्शन होगी यानी दोबारा जो एब्जॉर्प्शन का अमल है जो कैपिलरीज ये एब्जॉर्ब करती हैं वो भी ज़्यादा होगा. इससे क्या होगा कि जो लॉस ऑफ वाटर है या लॉस ऑफ फ्लूइड है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. और जो आपका यूरिन बनेगा वो क्या बनेगा, हाइपरटोनिक यानी कंसंट्रेटेड यूरिन बनेगा. लेस फिल्ट्रेशन एंड मोर रीअब्जॉर्प्शन प्रोड्यूस द स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसंट्रेट यूरिन या हाइपरटोनिक यूरिन. तो जो यूरिन की कंसंट्रेशन होगी और दूसरा वॉल्यूम, कंसंट्रेशन हाई होगी, हाइपरटोनिक होगा, लेकिन वॉल्यूम कम होगा क्योंकि वाटर रिलीज नहीं हो रहा. इट इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स टू द नॉर्मल. तो जब रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रही है, सिक्रीशन कम हो रही है, तो इट्स मीन कि बॉडी के अंदर जो फ्लूइड था वो बॉडी के अंदर ही रहेगा और ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन जो है वो या होम्योस्टेसिस का जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा. दी होल प्रोसेस इज अंडर हार्मोनल कंट्रोल. और ये सारा का सारा जो फंक्शन है कि किडनी ने कब कम रीअब्जॉर्ब करना है, कब ज़्यादा करना है, ये सारा का सारा प्रोसेस हार्मोन्स के अंडर कंट्रोल है. अच्छा, हाइपरटोनिक यूरिन का कलर क्या होगा और हाइपोटोनिक कलर यूरिन का कलर क्या होगा. तो जब वाटर ज़्यादा रिलीज होगा तो कलर गुड या फेयर होगा. 1, 2, 3 में से कोई एक कलर हो सकता है यूरिन का जिसको हम हाइपोटोनिक यूरिन कहेंगे. 4 and 4 above, 4, 5, 6, 7 ये कंसंट्रेटेड या हाइपरटोनिक यूरिन के कलर होते हैं. 4 and 5 इज लेस हाइपरटोनिक
यूरिन 6 एंड 7 इज हाईली हाइपरटोनिक या हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन हम कंसिडर करेंगे। सो इस तरीके से हमारी बॉडी या ये जो बॉडी के अंदर जो यूरिनरी सिस्टम है वो रेगुलेट करता है बॉडी फ्लूइड्स को, और इसी तरीके से वो ब्लड को फिल्टर करता है और यूरिन फॉर्म करता है। थैंक यू।